अभी तक सॉइल के कई रिवीजन क्लास हो चुके, ठीक है ना। मैं इस क्लास में खास करके कुछ बातें आपको बताने वाला हूं जो आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको एग्जाम निश्चित रूप से पास तो करा ही देगा। कैसे करा देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये वीडियो किसके लिए है? जिनका भी अपना पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में आपका सॉइल का जो पेपर है उसमें काम आने वाला है, ठीक है। अब अभी मुख्य बात क्या करनी है समझिए जरा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियसली सॉइल मैकेनिक्स के स्पेशली जो सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसके हमने ध्यान समझिएगा, सॉइल मैकेनिक्स का ध्यान समझिएगा, जो बार बार मैं कह रहा हूं ध्यान समझिएगा, सॉइल मैकेनिक्स के 3 रिवीजन क्लास हुए हैं। रिवीजन क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक है। समझ गए बात को? रुकिए ध्यान से, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। पीडीएफ उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और उन पीडीएफ का सॉल्यूशन भी दिया गया है। मैं आपको बता दूं ये 3 पार्ट में है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है सब वीडियो वगैरह तो मैं आपको, फिर कई बच्चों के मैसेज आते हैं, तो देखिए चैनल खोलेंगे सिविल टेक सॉल्यूशन, आपने यूट्यूब पे जहां देख रहे हैं इसको सिविल टेक सॉल्यूशन आपने खोला, ठीक है। आप उसमें जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा होम, फिर यहाँ पे वीडियोज, फिर प्लेलिस्ट लिखा रहेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट होगा 5th सेमेस्टर लाइव रिवीजन, 5th सेमेस्टर लाइव रिवीजन। इस प्लेलिस्ट में सब रिवीजन का क्लास मिलेगा और इन सब की पीडीएफ जो डाउनलोड करनी है वो सिविल टेक के एंड्रॉइड ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, ठीक है ना। ये आप लोग कर लीजिए आराम से जाकर के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मुख्य बात जो इसमें 3 पार्ट में देखिए रिवीजन हुआ है, एक प्रीवियस ईयर हुआ है, ये दूसरा प्रीवियस ईयर है। तो मैं आपको बता दूं 3 पार्ट जो रिवीजन हुआ है ना उसमें पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 आप छोड़ सकते हैं, पार्ट छोड़ नहीं सकते हैं, आप पढ़े तो अच्छी बात है। पार्ट 2 2 घंटे का है, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि लाइव है इसलिए 2 घंटे लगा है, अगर वो ऐसे रहता तो मैं उसको कम में खत्म कर देता। जैसे अभी मैं लाइव नहीं ले रहा हूं इसलिए कि मैं 1 घंटे में बहुत कुछ बता देता हूं आपको। 10 क्लास आरबीटी का लिया था, बच्चे परेशान थे सर आप तो बहुत कुछ इसमें पढ़ा ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या पेपर में कुछ भी बाहर हुआ? एक क्वेश्चन जो बाहर हुआ था उसका रीजन पहले से मैंने बता दिया था कि हो सकता है कि ये बाहर हो जाए। उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि भाई वो कहीं था ही नहीं उसका जेन्युइन आंसर, ठीक है। बट क्या और कहीं पे उतने ही नोट्स में कुछ बाहर हुआ? नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये जो पार्ट 2 है आपका वो जरूर देखिएगा सॉइल मैकेनिक्स वाला, प्लस अभी जो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर वो तो देखिए। पार्ट 2 ढूंढ के जरूर देख लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं, उसमें कई जरूरी आंसर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं पेपर पे, ठीक है। पेपर दूसरा आप लोगों का क्या कहता है उस पर जरा गौर करते हैं। ये 2020-21 का पेपर है, 2020-21 का पेपर आपके सामने ये है। अब देख लेते हैं हम लोग पेपर में क्या कह रहा है। वही 2.5 घंटे का समय, 50 नंबर का होगा। इसमें बोला है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। पहले वाले में पहला, भूवैज्ञानिक चक्र दर्शाइए एवं इसकी समस्त प्रावस्थाओं का वर्णन करिए। भूवैज्ञानिक चक्र दर्शाना, क्या पहला ही फ्री क्लास वाल मैकेनिक्स का भी है, पेड है, जो भी आपने लिया है, क्या ये चक्र नहीं है? जियोलॉजिकल साइकिल इसको बोलते हैं। मैं जब पहला रिवीजन क्लास लिया था, ये तो प्रैक्टिस पेपर है, रिवीजन क्लास में मैंने क्वेश्चन दिए थे सबके, तो पहला क्वेश्चन यही था जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में। जियोलॉजिकल साइकिल क्या है और इसमें विभिन्न फेज क्या है। सबसे पहला होता है क्या आपका वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, उसके बाद अपहीवल हो जाता है, ठीक है। तीनों इसकी अवस्थाएं हैं, ये 3 फेजें हैं, इरोजन या वेदरिंग जिसको कहते हैं, फिर परिवहन निक्षेपण और अपहीवल मतलब अभ्युत्थान, मतलब फिर से इसका चट्टानों में बदलना। ये 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा, प्रकृति में मृदा का बनना भूवैज्ञानिक चक्र की एक प्रावस्था है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं हैं यानी फेजेस हैं। पहला इरोजन है, परिवहन है, ये है तीनों चीजें। तीनों को आपने साइकिल में दिखा दिया। इसी साइकिल से सॉइल बनती रहती है। चट्टानों से अगर लिखें कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, चट्टानों का टूट करके मृदा में बदलना और मृदा का पुनः अभ्युत्थान द्वारा चट्टानों में बदलना, यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे ही हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल या भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं, ठीक है। अब इनमें कौन क्या है, अपक्षय क्या होता है, ठीक है ना, इसको वर्णन करना है। अपक्षय, चट्टानों का प्रकृति द्वारा अपक्षय मौसम, वायु, पेड़ पौधों आदि भौतिक एवं रासायनिक, ये चीज का ध्यान रखिएगा। भौतिक और रासायनिक 2 कारण हो सकते हैं चट्टानों के विघटन के। कौन कौन से, वो भी उनके बात करते हैं, भौतिक कारणों के।
भौतिक और रासायनिक कारणों द्वारा नरम चट्टानों पर भौतिक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है तथा कठोर चट्टानों पर कम। ठीक है, अब ये कौन कौन से कारण है? भौतिक कारण, ताप बढ़ना, खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक, पहला भौतिक अपक्षय के भौतिक कारण जो है फिजिकल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, मतलब कोई चट्टान है वो टूट के मृदा में बदलेगी। देखिए चट्टान में और मृदा में अंतर जानते हैं, केवल उसके घनत्व का है। उसी चट्टान से टूटकर मृदा बनी है, बस घनत्व उनके अलग अलग है, एक काफी संघनित है और एक लूज है बस। तो लूज फॉर्म में आ जाती है तो वो मृदा हो जाती है, और जब वही डेंसेस्ट फॉर्म में रहती है तो वो रॉक होती है। ठीक है, तो पहले उन चट्टानों का विघटन कैसे हुआ इसको जानने के लिए दो मुख्य इस साइकिल में तीन चीजें थी। विघटन भी था यानी अपक्षय या वेदरिंग जिसको कहते हैं, दूसरा आ गया टूट गया, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जाने दीजिए, विच इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। एंड द थर्ड वन इज अभ्युत्थान, अपहिवल, फॉर्मिंग अ न्यू रॉक, मतलब फिर से नई चट्टान में बदलना उसका। ठीक है ना, तो ये तीन प्रक्रियाओं में पहला जो अपक्षय है उसको हम लोग कर रहे हैं। अपक्षय के भौतिक कारण पहला है खनिज के अलग अलग प्रसार गुणांक। कुछ सॉइल, ये चट्टान है, चट्टानों में क्या हुआ, कई खनिज थे, देयर आर पॉलीमिनरेलिक रॉक्स। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़े होंगे, मोनोमिनरेलिक होता है, पॉलीमिनरेलिक होता है। तो पॉलीमिनरेलिक में अलग अलग खनिज अलग अलग गति से सिकुड़ते और बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो मान लीजिए कोई खनिज का थर्मल एक्सपेंशन अलग है, किसी का अलग है, जैसे कोई तापमान पाके ज्यादा फैलता है, कोई कम फैलता है। तो मान लीजिए दोनों साथ में थे चट्टान में, एक ज्यादा फैल गया एक कम फैला, तो एक दूसरे से टूट के अलग हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से उनका अलगाव हो गया। तो एक तरीका यह है असमान प्रसार, अनइक्वल एक्सपेंशन, एक का ज्यादा एक का कम या एक का ऐसे। ठीक है, अपर्णन, एक्सफोलिएशन, चट्टानों की बाहरी सतह जो वातावरण के संपर्क में रहती है उस पर अंदर की सतहों की अपेक्षा वातावरण के ताप परिवर्तन का अधिक शीघ्र प्रभाव पड़ता है। अतः वातावरण के ताप परिवर्तन का चट्टानों की बाहरी एवं अंदर की सतहों का प्रसार एवं संकुचन अलग अलग। कोई चट्टान है, तापमान पड़ा, बाहर से जल्दी फैल गई, अंदर अभी ठंडी है तो उतना नहीं फैला, तो क्या हो जाएगा, बाहर वाली टूट जाएगी। क्योंकि सोचिए आप ही, कोई चीज है बाहर से गर्म हो रही है, अंदर से ठंडी है, तो ये ज्यादा फैलेगा बाहर वाला, अंदर वाला कम फैलेगा, तो टूटना तय है। तो टूटना ही तो है पहला कारण, अलग अलग प्रसार गुणांक, एक्सफोलिएशन, और रंध्रों में पानी का जमना और पिघलना, फ्रीज एंड थॉ कह सकते हैं आप इसको। फ्रीज एंड थॉ, फ्री क्या है, चट्टान में पानी गया, जम गया, जमते समय पानी फैलता है, पहले पानी जाता है अंदर फिर फैल जाता है, तो फैलेगा तो टूटेगा, जब जमता है बर्फ के रूप में तो तोड़ेगा उसको। ठीक है, ये वैसे क्षेत्रों में जहां बर्फ का जमाव होता है, इन कारणों से चट्टानों का विघटन होता है, फिजिकल एजेंट्स है ये सब। ठीक है, दूसरा पेड़ पौधों की वृद्धि के कारण, यदि किसी स्थान पर पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों के अंदर दरारों में चली गई, बाद में पेड़ बड़ा होने लगा, तो वो जड़ें क्या करती हैं, तोड़ देती हैं चट्टानों को। वायु, जल तथा बर्फ की अपघर्षण क्रिया, पानी बहे चट्टानों से होकर के तो धीरे धीरे उस चट्टानों को काट सकता है वो, या हवा चल रही है तेज तब भी, या गुरुत्व क्रिया से भी कई बार टूट जाती हैं चट्टानें, ग्रेविटी के कारण भी टूट जाती हैं चट्टानें। ठीक है ना, और उनके एब्रेशन से यानी अपघर्षण से भी टूटती हैं। अब ये सब थे भौतिक कारण। रासायनिक कारण क्या हो सकते हैं? रासायनिक कारण में देखिए मुख्य कारण जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। मान लीजिए कोई ऐसी चट्टान है जिसमें सपोज करिए लोहा ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, और उस चट्टान में हुआ क्या कि ऑक्सीजन वो चट्टान पाएगी तो लोहा जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब कोई लोहे की छड़ लीजिए, उसको हवा में छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन पा करके ऑक्सीडाइज होकर के वो जो लोहे की छड़ थी वो जंग में बदल जाएगी, रस्ट में बदल जाएगी, तो मिट्टी हो गया आयरन ऑक्साइड। किसी भी धातु का ऑक्सीडेशन होकर के वो मिट्टी में बदल जाए, मिट्टी का मतलब वो चूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी चट्टानें जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं, उन चट्टानों का अपक्षय ऑक्सीडेशन के कारण या ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण होता है। दूसरा होता है जलायोजन यानी हाइड्रेशन, जैसे चूना या फिर ऐसा कोई पदार्थ है जो पानी पा करके फूलता है। मान लीजिए चूने का पत्थर हो, उस पर वो निस्तापित मतलब कैल्सिनेशन उसका हो चुका हो, तो उस पर केवल पानी छिड़क दीजिए आप, पानी छिड़कते हुए चटक के टूट जाएगा, क्योंकि पानी से क्रिया करके हिसिंग एंड क्रैकिंग साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड, टूट जाएगा। तो हाइड्रेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वो चट्टानों को तोड़ने में भी पानी गिरेगा तो जल से क्रिया को जलायोजन कहते हैं। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि लौह युक्त चट्टानों में देखिए ऑक्सीकरण हुआ है,
इन चट्टानों के खनिजों में उपस्थित संरचनात्मक जल स्ट्रक्चरल वाटर चट्टानों से मिलकर उसका अपक्षय करता है, उसे मृदा खनिज के कणों में बदल देता है, इससे सूक्ष्म कण वाली मृदाएं बनती हैं। काओलाइनाइट आदि मृदाएं ऐसे ही बनती हैं। कार्बोनाइजेशन, जब भी बारिश होती है और कहीं पर ऐसा हुआ कि कार्बन मिला, पानी जो कि कोई चट्टान है उसके रंध्र में पानी भरा है, तो वो CO2 से क्रिया करके कार्बोनेशन से कार्बोनिक एसिड बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिलकर कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यह अम्ल लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि खनिज युक्त चट्टानों का अपक्षय कर देगा। ये सारा अपक्षय के कारण थे। अब होता है परिवहन एवं निक्षेपण। देखिए इतना डिटेल मत लिखिएगा जियोलॉजिकल साइकिल में, पहले ही बता रहा हूं, ये बताया डिटेल में, मैं भी बता रहा हूं। किसी एक के बारे में पूछे तब इतना डिटेल। अगर आपसे पूछा जियोलॉजिकल साइकिल को समझाइए तो आप बस इतना ही लिखिएगा कि वो साइकिल बनाया आपने 5 नंबर में, और क्या होता है अपक्षय, चट्टानों का अपनी जगह पर टूटना या और छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना अपक्षय कहलाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक कारणों जैसे ताप में परिवर्तन या फिर जल का जमाव और पिघलना, और रासायनिक कारणों में कार्बोनिक एसिड, ऑक्सीकरण या जलायोजन इत्यादि। बस इतना ही हो गया, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे वेदरिंग में। फिर अपक्षय में आएंगे, उसमें ये जो मैंने बोला उतना, इतना नहीं डिटेल में। फिर आएंगे परिवहन में। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मृदाओं का अलग अलग माध्यमों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक परिवहन होता है। इसमें मुख्य माध्यम हवा, पानी, गुरुत्व और ग्लेशियर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके आधार पर मृदा का वर्गीकरण भी किया गया है। बस हो गया ये। और उसके बाद आप लिखेंगे तीसरा अभिउत्थान। सॉइल का किसी जगह पर जमने के बाद कालांतर में बहुत समय के बाद दाब और ताप लगे तो वापस से चट्टानों में बदलने लगती है। धीरे धीरे इसका पुनर्निर्माण चट्टानों में होने लगता है, जिस क्रिया को हम अपहीवल या अभिउत्थान कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। जो लोग ये सोचते हैं कि शर्मा को बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं है, ये तो खाली पेपर दिखा रहा है, मैं वही चीज बोल रहा हूं। अगर आप सुन करके लिख लिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा लिख जाएंगे आप। इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा अगर ये कहानी रचे तो एक ही क्वेश्चन 5 नंबर में पूरा समय चला जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इतना लिखिएगा मत। परिवहन और निक्षेपण, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। जल एक कारक अपक्षरण के उत्पाद, मतलब जो वेदरिंग हुई चट्टान के टुकड़ों को स्थानांतरण निम्न घटकों के कारण होता है। अब जल कह सकता है वहां, क्या पढ़िएगा लेकिन लिखना नहीं इतना, जितना क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से इतना मत लिखिएगा। जल एक कारण है। फिर ग्लेशियर भी एक जगह से उठा करके, मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा ग्लेशियर का पहाड़ है जिस पर मृदाएं हैं, वो भी उनको ढो के ले जाएगा, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर टिब्बा रेत, सैंड ड्यून्स, ये पवनोड़ मृदाएं, देखिए ये हिमखंड इसको ढो के ले जा सकते हैं। और हिमखंड के बाद तीसरी चीज ग्रेविटी है, ठीक है ना, वायु ले जा सकता है, हिमखंड, वायु, और तीसरा ग्रेविटी लिखा है। एक चीज जान लीजिएगा, ये सब के बारे में मैंने बताया कि हवा से जब जो सॉइल ढोई जाती है उसका नाम क्या है। तो क्या ये सब पूछा है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन बताइए बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन मीडिया, तो ये मत करिएगा। आपको जब करना होगा तो ये मत करिएगा, मैं आपको बता दूं। आप बस उतना ही लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसे हवा, पानी, गुरुत्व और ग्लेशियर्स। इनके आधार पर इनके अलग अलग नाम है सॉइल्स के, इतना बता देना है आपको, बस। क्लियर है बात? तो इतना ये सब नाम मत बताने जाइएगा, मैं बताया तो हूं ही, हर क्लास में बताया हूं। पहली क्लास अगर फ्री वाला भी यूट्यूब पर देखेंगे ना तो ये पूरा सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, लोएस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिडुअल सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, सब बताया हूं। बट आज नहीं, आज आपको कितना लिखना है पहले वो समझिए। तो जब 3 भौतिक क्रियाएं हैं, एक वेदरिंग को समझाया आपने, एक अपक्षय को समझाया, तीसरा अभिउत्थान है। अभिउत्थान का मतलब मैंने बताया ही, ये छोटे में ही समझाएंगे क्योंकि ये किताबी छाप दिए हैं पूरा। इस प्रकार चट्टानों का एक स्थान से विघटन होकर पुनः दूसरे स्थान पर एकत्र होकर बनने के कारण पृथ्वी पर बलों के समायोजन में अंतर पड़ता है, जिससे समय समय पर ये फालतू बात है। ये गलत है पूरा, ये किताब को छाप दिया है, ये मत लिखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं लिखिएगा। अपहीवल या अभिउत्थान का मतलब होता है, इसमें जो बातें बोली है पूरी बकवास बात बोली है। ये किसी किताब में भी मैंने सेम पढ़ा था, तो वो किताब भी जैसे लिखा वैसे ये छाप दिया। अभिउत्थान का मतलब होता है चट्टानें जो डिपॉजिट हुई एक जगह पे सॉइल के रूप में है, लेकिन वही सॉइल फिर अतिसंघनित होते 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 चट्टानों में बदल जाएगी, इनका पुनर्निर्माण हो जाएगा चट्टानों में, तो उसको कहते हैं अभिउत्थान या अपहीवल। दिस प्रोसेस इज नोन एज अपहीवल। अपहीवल एंड वेदरिंग, अपहीवल, ट्रांसपोर्टेड डिफ्यूजन आर वेरी लॉन्ग प्रोसेसेस, बहुत बड़े बड़े प्रोसेस हैं ये। ऐसे नहीं कि आज गए वेदरिंग हो गई, कल फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन, नहीं।
अभी जहां आप अगल बगल है ना, आपके अगल बगल मिट्टी कट रही है लगातार, जहां जाना है वहां जा रही है, बात समझ आ रही ना। तो बनती बिगड़ती चीजें हैं, कालांतर में इसका पता चलता है, तुरंत नहीं पता चलता है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक बार ये साइकिल पूरा होने में हो सकता है लाखों साल लग जाए, ठीक है, लेकिन ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इसके बारे में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में जरा समझते हैं। पहला क्वेश्चन का एक हुआ, ठीक है। पहला का ब क्या कह रहा है जरा उसको समझिएगा। पहला का ब क्या कह रहा है, पहला का बाद जलांश, विशिष्ट गुरुत्व, रिक्त अनुपात, संनग्धता, संतृप्ति घनत्व की परिभाषा लिखिए। एक का बाद 5 नंबर है, यानी 5 डेफिनेशन है। जलांश क्या हो जाएगा, जल का भार बटा मृदा के कणों का भार, WW/WS हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे 10 लिखा 100 करिएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। विशिष्ट गुरुत्व G इज इक्वल टू होता है गामा S अपॉन गामा W, ये मृदा कणों के विशिष्ट गुरुत्व का माप होता है। मृदा कणों के इकाई भार और पानी के इकाई भार के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। ये बातें पहले भी डिस्कशन हो चुकी हैं। मूल परिभाषाएं और संबंध यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो बड़ी ही गलती की है आपने, ठीक है ना। वो तो फ्री भी अवेलेबल था यूट्यूब पे, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको पैसा ही देना पड़ेगा शर्मा को, फ्री भी अवेलेबल था, ठीक है। दूसरा रिक्त अनुपात E इज इक्वल टू होता है VS अपॉन VV अपॉन VS, यानी किसी मृदा पिंड में, ये इसको लिखना पड़ेगा, खाली परिभाषा मत यही मत लिख दीजिएगा। किसी मृदा पिंड में रिक्तियों के अनुपात और मृदा कणों के आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तता अनुपात कहते हैं। बात समझ, किसी मृदा पिंड में रिक्तियों के अनुपात और मृदा कणों के आयतन के अनुपात को हम लोग रिक्तता अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये हुआ ई का। फिर संरचना n बराबर होता है VV अपॉन V। किसी मृदा पिंड में रंध्रों के आयतन और मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को संरचना या पोरोसिटी कहते हैं। मैं इनके इंग्लिश नाम भी लिखता चलूंगा। ये देखिए है आपका वाटर कंटेंट, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाइड रेशियो, पोरोसिटी एंड SR डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन S जो होता है वो रंध्रों में कितना पानी भरा है, यानी रंध्रों में पानी का आयतन बटा रंध्रों का कुल आयतन, यानी VW अपॉन VV जो होता है वो SR होता है, इंटू 100 कर दीजिएगा। इसकी सबकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, E कैन बी ग्रेटर देन E कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। E का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। ये इस पर डिस्कशन बाकायदा किया है, अगर आपको डिटेल में, अभी रिवीजन क्लास है तो अभी के लिए आप चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि VV कभी 0 नहीं हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स will never be 0, that is why it will be greater than 0। और ऐसा भी नहीं हुआ कि VV VS से बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, ये सब प्रीवियस पेपर में हो चुका है, सारे ही हो चुके हैं। जलांश का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये तो 0, इसका तो कोई वैल्यू 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। G का वैल्यू अधिकतर सॉइल्स के लिए, तो इसका वैल्यू कोई डिफाइन नहीं, अधिकतर ये कुछ भी हो सकता है किसी भी सॉइल का। जनरली ज्यादातर सॉइल का 2.6 से 2.7 के बीच में होता है, ठीक है। और इसका बात करें यदि तरह SR का, तो SR जो है वो 0 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर, यहां तक हो सकता है SR। 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 को इंक्लूड करते हुए। G का कोई वैल्यू नहीं है। पोरोसिटी N 0 से तो बड़ी होगी, ये तो क्लियर है, 0 नहीं हो सकती है। N हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये N की वैल्यू है। ये सब कैसे आए हैं वैल्यू वगैरह, ये इतना अगर आपको ना याद आ रहा हो उस टाइम सही तो मत लिखिएगा, कोई बात नहीं है, खाली परिभाषाएं बता के निकल जाइएगा। किसी मृदा पिंड में इसका आयतन, ये आयतन करके लिख दीजिएगा हिंदी में। मतलब अच्छा, इंग्लिश वाले लोग गर्म हो रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल मास इज कॉल्ड वाइड रेशियो। तो इस टाइप से इसको लिखते जाना आपको। और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड पोरोसिटी। तो इस टाइप से बोलेंगे और ये लिखते चले जाएंगे, हो जाएगा पूरा क्लियर, ठीक है। अब ये सब पूछा गया कि ये सब क्या परिभाषाएं, संतृप्ति सब आपने लिख दिया, आप लिख लेंगे, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व को समझाया यहाँ पे, फिर पोरोसिटी यानी संरचना सबको समझा दिया यहाँ पे, इन्हीं सारे क्वेश्चन को। अब पूछा यहाँ पे संतृप्त मृदा के जलांश को ज्ञात करने की विभिन्न विधियां क्या हैं, किसी एक का विवरण दे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जलांश ज्ञात करने की विधि के बारे में सिलेबस में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। पहले था, लेकिन इस समय के सिलेबस में वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो मुझे
शायद लग रहा है कि न आए, लेकिन कोई ओवन ड्राई मेथड कितना आसान है, आसानी से कर सकते हैं। तो उसको याद रखिएगा, चूंकि वो मानक भी है तो उसको जरूर याद रखिएगा। पिग्नोमीटर नाम देकर के नहीं आना चाहिए, आ गया तो उसका भी ट्रिक मैंने बता रखा है मेन क्लास में कि कैसे उसका फॉर्मूला याद होगा। जलांश ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी, कितनी विधियां हैं? मानक के अनुसार मृदा के जलांश 5 विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, हालांकि 7-8 भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मृदा को भट्ठी में गर्म करके, जो मानक विधि है, ओवन ड्राई मेथड, स्टैंडर्ड मेथड। बालू सैंड बाथ मेथड होता है। उसके बाद एल्कोहल या स्पिरिट मेथड हम कह सकते हैं इसको। यहां पे मैं नाम अगर सबका दिखा दूं, देखिए ये क्या कह रहा है, एल्कोहल द्वारा अतिरिक्त विधि, मतलब एल्कोहल मेथड, सब्स्टिट्यूशनरी मेथड, इंफ्रारेड लैंप या टॉर्सन चूल्हा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इतने सारे मेथड। बात समझ रहे ना। अब इसमें पिक्नोमीटर मेथड का नाम कहीं पर लिया गया है क्या? यहाँ पे कहीं पिक्नोमीटर का नाम लिया गया? नहीं लिया गया। तो मतलब आप यूज कर सकते हैं उसका भी, उससे भी निकाल सकते हैं पिक्नोमीटर। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यदि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से मालूम हो तो यूज किया जा सकता है, और बड़ा ही इंस्टेंट काम करता है। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है तो पिक्नोमीटर से बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए, इसमें से कई विधियां हैं, सारी विधियों के बारे में अब इस समय नहीं, आप ये जान लीजिएगा एक विधि याद रखिए, ओवन ड्राई मेथड। सॉइल को लिए, एक डिब्बी में रख दिए, एक डिब्बी आती है उसका प्याली, उसमें रख दिए सॉइल को, जिसका जलांश निकालना उसका सैंपल लिया, रख दिया डिब्बी में, रख लिया डिब्बी में और उसका वेट कर लिया। तो खाली डिब्बी का वेट मान लीजिए कितना है, खाली डिब्बी का वेट कितना, देखिए यहां पे लिखा तो है, खाली डिब्बी का भार W1 है, सूखी मिटा और डिब्बी का भार W3 है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे खाली डिब्बा आपने तौला जिसमें मिट्टी रखना है तो W1 वेट है, चलिए W1, उसमें मिट्टी डाला, गीला मिट्टी जिसका जलांश निकालना है, गीली मिट्टी, और डिब्बी का भार W2 है। तो W2 में डिब्बी भी है और मिट्टी भी है, खाली डिब्बी है। तो यानी अगर इस W2 में से W1 घटाएंगे तो गीली मिट्टी का भार आएगा, ये ध्यान रहे। W2 माइनस W1 गीली मिट्टी का भार है। क्यों? हाई गीली मिट्टी डिब्बी, हाउ डिब्बी का हटा दिए तो गीली मिट्टी बच गया। गीली मिट्टी का वेट W2 माइनस W1 है, ये क्लियर है। तो गीली मिट्टी का है ना, सूखी मिट्टी का कैसे आएगा? ले जाके सुखा दिए ओवन ड्राई करके 105 डिग्री सेल्सियस पे लगभग, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा 110 प्लस माइनस 5, यानी 105 से 115 होता है। तो 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे तक इसको सुखाते हैं। यदि कोर्स ग्रेन्स वाला बालू वगैरह है तो कम ही घंटे में भी काम हो जाएगा, ठीक है। बालू वगैरह जल्दी सूख जाती है, चिकनी मिट्टी को सूखने में समय लगता है। सुखा दिए इस तापमान पे 24 घंटे तक, बाहर निकालें तो भार में कमी आ गई, सूखी मिट्टी और डिब्बी का भार W3 है। अब एक बात बताइए, W3 में से W1 अगर घटा दें तो फिर डिब्बी का भार हटेगा तो सूखी मिट्टी का भार बचेगा। होगा क्या कि असल में मृदा कणों का भार जो होगा या जो उसमें जलांश होता है, जलांश बराबर क्या होता है, वेट ऑफ, जलांश बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स into 100। तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर का वेट कैसे पता चलेगा? गीली मिट्टी का भार, यानी W2 माइनस W1, ये गीली मिट्टी का भार है, ठीक है ना। W2 माइनस W1 गीली मिट्टी का भार है, याद करिए, माइनस सूखी मिट्टी का भार क्या है, W3 माइनस W1, डिवाइडेड बाई सूखी मिट्टी का भार W3 माइनस W1, इंटू हमने क्या कर दिया, कैसे? ये सूखी मिट्टी का भार या मृदा कणों का भार हो गया, सूखा रहेगा तो कण ही रहेंगे, केवल पानी रहेगा नहीं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। देख लीजिए यहाँ पे कहीं फॉर्मूला लाया गया होगा, ये यहाँ पे देखिएगा, मृदा कणों का भार जो यहां पर दिखाया गया W3 माइनस W1, यही तो लिखाया गया, W3 में से W1 तो कणों का भार आ गया। तो आप प्रतिशत जलांश, तो W2 माइनस W3 माइनस W3 क्यों किया गया यहाँ पे, W2 में से आपने W3 माइनस कर दिया, तो ये 2 में डिब्बी है और गीली मिट्टी है। अच्छा इसमें से इसको तोड़ मरोड़ करके लाया जा सकता है, I/200 कैसे तोड़ मरोड़ करके लाया जा सकता है, W2 जो है गीली मिट्टी और डिब्बी का भार है। अच्छा डिब्बी के भार को हटा नहीं सकते हम लोग, दोनों में से कॉमन करके हटा सकते हैं, तो W2 में से W3 अगर हटाएंगे तो केवल पानी बचेगा। आप नहीं समझे बात को, W2 है उसमें गीली मिट्टी और डिब्बी है,
इसमें सूखी मिट्टी और डिब्बी है, तो इसमें क्या ज्यादा है, केवल पानी ही तो ज्यादा है। वैसे भी निकाल सकते हैं W2 माइनस W3, और W3 माइनस W1 तो है ही है, तो W3 माइनस W1 जो है मृदा कणों का भार। अगर इसको नहीं समझे तो ऐसे कर लीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसी को जो हमने किया है, इसी को अगर थोड़ा सा आप ठीक कर लें तो ये देखिए, इसको ठीक से लिखिए, W2 माइनस W1 माइनस W3 प्लस W1, हुआ कि नहीं? ये तो ये W1 माइनस है, W1 प्लस है, तो कट नहीं जाएगा। वो जो लिखा हूं वही बात है, इंटू 100 करेंगे जब, भाई W1 से W1 कैंसिल, तो क्या होगा, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। तो आपका जो लिखा गया डायरेक्ट यही लिखा गया, मैंने डिटेल में लिख करके निकाला, W2 माइनस W3 और W3 माइनस W1। तो देख लीजिए W2 माइनस W3 है कि नहीं, W2 माइनस W3 माइनस W1 इंटू 100। आगे आपका जलांश ओवन ड्राई मेथड से आसान है, आप इसको लिख लीजिएगा, बस फॉर्मूला सही लिखिएगा, हो जाएगा। एक विधि बतानी थी, और नाम कई सारे हैं, उन सारे विधियों के बारे में डिटेल में बात पहले भी की गई है शायद, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, ये पहला का हो गया, किन्हीं दो भागों का उत्तर दीजिए, पूछा गया दूसरे में। चालनी विश्लेषण का वर्णन लिखें, इसका क्या उपयोग है। चालनी विश्लेषण का वर्णन करना है, इसका क्या उपयोग है। चालनी विश्लेषण का प्रयोग मृदा के वर्गीकरण में मुख्य रूप से किया जाता है, यही उसका उपयोग है। और कैसे वर्णन इसका, तो 75 माइक्रोन से मोटे कणों वाली, क्योंकि उससे महीन के लिए चालनी नहीं बनती है, मोटे कणों वाली मृदा का विश्लेषण मृदा के ज्ञात भार को विभिन्न प्रमाणिक चालनियों पर रख कर, धोते हुए छानकर अथवा शुष्क छानकर प्रत्येक चालनी पर बचे हुए अवशेष को तौलकर किया जाता है। ये विश्लेषण निम्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको चालनी से विश्लेषण करने के लिए जिस मृदा का जो विश्लेषण करना है, उसको मानक चालनियों के सेट से या तो धोते हुए या तो सूखा ही छान करके किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके क्या हिसाब किताब, इसको देख लीजिएगा यहाँ पे हल्का सा। चालनी का आप सेट जरूर बना दीजिएगा, ये नहीं बनाया है लेकिन आप चालनी का सेट बना दीजिएगा। इसमें इसने के बाद ये स्थल से लाएगा नमूने को, यदि वह गीला हो तो धूप अथवा 70 दिन सुखा लें। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही, ये सही लिखा है, ये बड़ी मूल बात लिख दिया, बड़ी अच्छी बात लिख दिया है, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है लिखना, ठीक है ना। इस नमूने को 4.75 mm की चालनी जो लाया गया उसको सुखा लीजिए, छालनी से छानकर दो भागों में बांट लीजिए। 4.75 mm की चालनी से छानने पर मोटे कण जो बच गए उसको अलग करिए, जो छन गए उसको अलग करिए। तो जो छन गए वो महीन हो गए, जो हट गए वो अलग हो गए। तो मोटे कणों वाले का विश्लेषण अलग होगा, जो 4.45 के अवशेष के रूप में रह जाए, प्लस 4.75 mm हो गया, और जो 4.75 mm की चालनी से छनकर निकल जाए वो आ गया, ठीक है ना। अब प्लस वाले भाग का विश्लेषण स्थूल चालनी विश्लेषण से किया जाएगा, और नेगेटिव वाले का सूक्ष्म चालनी विश्लेषण किया जाएगा। इतना लिख करके चालनी का साइज जरूर दिखा दीजिएगा। चालनी की साइज क्या होगी, ऐसे बनाए सीधे ऐसे, तो ये ऊपर बना आपका, सबसे ऊपर ढक्कन लगा रहता है, इसके नीचे देखो ऐसे चालनी बनाना, ठीक है। सबसे ऊपर वाली चालनी कितने mm की होगी, जो यहां लगा हुआ ढक्कन के ठीक नीचे, ये 80 mm की होगी, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, बस। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे जो चालनी होगी उसका जो 4.75 mm से छना जो नीचे गया, ठीक है, जो इस चालनी से छना उसका कोर्स, ये कोर्स था, ये कोर्स सीव एनालिसिस में जाएगा, कोर्स सीव सेट यानी मोटी चालनियों का। और इसके नीचे की जो चालनियां होती हैं वो कैसे होंगी, इसके नीचे ये भी साथ में लग जाती हैं, या फिर इनसे बचे हुए को ऊपर ले जाकर डाल दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 2.36 mm, 1.18 mm, उसके बाद आ जाएगा 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, और लास्ट में नीचे पैन। इसके नीचे लिख दीजिएगा फाइन सीव सेट, मतलब महीन चालनियां, महीन चालनियां। बात समझ आ रही है ना। तो दोनों सेट जरूर बना दीजिएगा, ये जो लिखा गया है उसके बाद दोनों सेट, जहां जो काटना छांटना है मैं बताता चल रहा हूं, दोनों सेट जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये भी लिखा है यहाँ पे कि इसका उपयोग क्या है, ये पूरी बातें, चालनी विश्लेषण का वर्णन और इसका उपयोग लिख दीजिए उपयोग। लेकिन इसने एक चीज बताई है, चालनी विश्लेषण की सीमाएं, सीमाएं यानी सीव एनालिसिस
भैया कहां तक चलेगा उसके बाद ये नहीं काम करेगा, लिमिट क्या है इसकी। लेकिन क्या लिमिट हमसे पूछा है? नहीं पूछा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन लिमिट तो है भाई, 75 माइक्रोन से महीन कणों का विश्लेषण नहीं कर पाता है, तो ये इसकी लिमिटेशन ही है, एक सीमा है ये। तो इसलिए ध्यान रखना, ये कणों के आकार के बारे में ठीक ठाक नहीं बताता है, आकृति के बारे में कि कैसे हैं, गोल हैं कि पतले हैं, ये चालनी नहीं बता पाती है। चालनी से जो निकल गया वो निकल गया, वो गोल था कि वो लंबा था पतला, ये नहीं पता चल पाता है। तो ये सब इसकी परिसीमाएं हैं। एक निश्चित आकार से कम छिद्रों वाली चालनी बनाना संभव नहीं है, तो सबसे महीन 63 माइक्रोन की चालनी उपलब्ध है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली चालनी द्वारा छानना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत महीन कण आसानी से इधर उधर उड़ सकते हैं। सारांश में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित सीमा से महीन कणों का विश्लेषण चालनी द्वारा संभव नहीं, परंतु कण वितरण परीक्षण केवल चालनी विश्लेषण द्वारा ही पूर्ण नहीं होता है। 75 माइक्रोन से महीन कण भी हो रहते हैं, उनका वितरण ज्ञात किए बिना हमारा परीक्षण अपूर्ण रहेगा। चालनियों द्वारा केवल सूक्ष्म बालू तक ही विश्लेषण संभव है। लेकिन जो सिल्ट और क्ले के पार्टिकल हैं, उनके लिए हम कौन सा एनालिसिस करते हैं? स्टोक के नियम का प्रयोग करते हुए सेडिमेंटेशन एनालिसिस। मैं एक चीज फिर से आपको याद करा दूं, स्टोक का नियम जरूर एक बार बस देख लीजिएगा, केवल फार्मूला उसका कि स्टोक के नियम में यह है, उसकी मान्यता है, उसका फार्मूला देख लीजिएगा बस, बिना मेरा कोई दोष दिए एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि है नहीं सिलेबस में। लेकिन कई चीजें जैसे इसमें पेपर में देखेंगे हम लोग पीछे सीबीआर टेस्ट दिया हुआ है, जबकि सीबीआर टेस्ट हाईवे में, तो इसको एक बार ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लेना है क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो पार्ट 2 देखना है, मैंने बताया आपको सॉइल रिवीजन का पार्ट 2 जरूर देखना है, इस वाले पेपर का और इसके पहले का प्रीवियस ईयर, सुबह तक का टाइम है, 3-4 काम मैंने आपको दे दिया। पार्ट 2 जरूर देखना है सबको, और प्लस ये दोनों पेपर इतना देखना है, और स्टोक का नियम मैं बताते चला हूं, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। क्या करना है? सॉइल रिवीजन का पार्ट 2 देखना है सर, प्रीवियस ईयर पेपर 1 और प्रीवियस ईयर पेपर 2 देखना है सर, और स्टोक का नियम देखना है सर। ये 4 चीजें लिख लीजिए, इनको देख कर जाइएगा, बाकी जो मैं करा रहा हूं उसके बेसिस पे आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आगे हम लोग इनके बाद, कि इसको हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से स्टोक के नियम से करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, यहां पे देखिए, यहां बोला दूसरा का वह क्वेश्चन जो पूछा हम लोगों से, मृदा की सघनता के क्रम में एटरबर्ग की सीमाओं का उल्लेख। क्या पिछला क्वेश्चन एटरबर्ग का नहीं था? मृदा की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बीच की सीमा को क्या कहते हैं हम लोग? एटरबर्ग लिमिट कहते हैं। 3 एटरबर्ग लिमिट्स होती हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तीनों लिमिट जो होती हैं उनके बारे में भी पिछले पेपर में हो चुका है डिस्कशन। पिछले पेपर में एक चीज का डिस्कशन नहीं हुआ था, जिसके बारे में मैं अभी करूंगा, पहले इसको देख लीजिए। तो एटरबर्ग की सीमाओं का उल्लेख कई बार रिवीजन क्लास में भी हो चुका हर जगह, और जो आप पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें भी ये रहेगा, तो वो कर लेना है वहां से। और सबसे आसान है, ठीक है, मृदा वर्गीकरण के सिद्धांत का इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार विवरण, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि पार्ट 2 जरूर पढ़ लेना, पार्ट 2 सॉइल रिवीजन का जरूर पढ़ लेना। नहीं मिल रहा हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि पार्ट 2 वाले का केवल अकेले, पूरा तो प्लेलिस्ट है ही है, लेकिन पार्ट 2 वाले का अलग से लिंक डाल दूंगा। क्लियर है ना? तो इसको देखिएगा यहाँ पे। अब ये दोनों चीजों के लिए आपको पार्ट 2 में से क्लियरिटी आ जाएगी, पार्ट 2 से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और फास्ट करके देख लेना, लंबा वीडियो 2 घंटे का है तो उसको तेज कर लेना, 1.5 पे कर लेना। ठीक है, चूंकि वो लाइव है तो बोलने में काम कम हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, मृदा की सुघट्टता सीमा ज्ञात करने की विधि। अरे हाउ 3 mm का धागा बनाना था, याद था? सुघट्टता सीमा ज्ञात करने के लिए मृदा में पानी मिला करके उसको धागे के रूप में रोल करते हैं। पानी की वह निश्चित मात्रा होगी जिस पर धागा बनाते समय 3 mm की मोटाई तक तो रोल हो जाए, लेकिन 3 mm से ज्यादा पतला करने पर उसमें क्रैक्स आ जाएं, तो उस पानी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? अपनी सुघट्टता सीमा कहते हैं। ठीक है ना? सुघट्टता सीमा क्या है? रोल करने की विधि देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे ज्ञात कर मृदा को चालनी से छान 425 माइक्रोन की चालनी से छानकर भट्टी में सुखा लेते हैं। इस मृदा के लगभग 25 ग्राम मात्रा में डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर गेंद सी बॉल बना लेते हैं। इस मृदा की गेंद को उंगलियों की सहायता से ग्राउंड पर शीशे पर बेलते हुए धागा बनाते हैं। इस क्रिया को मृदा में जल की मात्रा बदल बदल कर, मतलब धागा बनाए, टूट गया, अरे इतना ही मोटा था तब तक टूट गया, थोड़ा और पानी मिलाओ, थोड़ा और पतला करो, देखो कि कितना पानी मिलाने पर 3 mm तक का रोल हो जा रहा है, 3 mm का रोल हो जा रहा है, और उससे पतले पे टूट जा रहा है। तो पानी की वह मात्रा जिसमें 3 mm तक तो रोल बने,
उससे पहले भी नहीं, 3 mm तक क्रैक ना आए और उसके बाद क्रैक आ जाए। तो पानी की वह निश्चित मात्रा ही, जितनी भी लिमिट्स है ना वो सब पानी की मात्रा है। सॉइल सॉलिड थी, सेमी सॉलिड बदली, क्या बदला गया? पानी की मात्रा। दैट स्पेसिफिक लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, दैट स्पेसिफिक लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट इज नोन एज श्रिंकेज लिमिट ऑन विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू सेमी सॉलिड। बात समझ आ रही ना? तो वो दैट स्पेसिफिक लिमिट, पानी की वह निश्चित मात्रा, ये लिमिट जो है ना एटरबर्ग की, वो जलांश ही है। जलांश 20% है, 40% है, 30% है। तो ये 20% वाला जलांश क्यों श्रिंकेज लिमिट है? क्योंकि 20% के पहले सॉलिड थी, उसके बाद 21% पर या 20 दशमलव कुछ परसेंट पर सेमी सॉलिड में बदल गई। समझ गया बात को? तो वो जलांश सही है, वो लिमिट, वो लिमिट्स कुछ नहीं है। लिमिट्स आर द स्पेसिफिक वाटर कंटेंट। लिमिट्स विशिष्ट जलांश की मात्रा है जिस पर सॉइल अपनी अवस्था क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। और हमें सुघट्टता सीमा यानी प्लास्टिक लिमिट निकालना है, तो पानी की वह निश्चित मात्रा होगी जिसपे 3 mm तक तो होगा, उसके बाद क्रम्बल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, पारगम्यता क्या है, इसके क्या उपयोग है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। पारगम्यता, मृदा का वह गुण जिसके कारण इसके रंध्रों से होकर पानी का प्रवाह हो सकता है, पारगम्यता कहलाता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल नॉट द वाटर। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाय विच इट कैन फ्लो थ्रू सॉइल इज कॉल्ड सीपेज। मृदा के रंध्रों से पानी होकर बह सकता है, पानी का यह गुण रिसन और सॉइल का यह गुण क्या? पारगम्यता कहलाता है। इसका क्या उपयोग है? देखिएगा, मृदा की पारगम्यता, देखिए पारगम्यता मृदा का वह गुण है जिसके कारण जल इसके रंध्रों से होकर बह सकता है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? बांध में से अथवा बांध के नीचे से रिसने वाले जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए, कहीं से पानी रिस करके कितना आएगा उसकी मात्रा निकालने के लिए, गहरी खाइयों से पानी निकालने के लिए आवश्यक पंपों की सामर्थ्य एवं संख्या, मतलब कहीं से पानी खींच के बाहर करना है तो पानी से रिस के आता है, खाइयों से अगल बगल का पानी रिसता है, तो कितना पंप लगाना पड़ेगा क्योंकि रिसन रेट हाई है। देखिए कभी कुएं में कोई सामान गिर जाता है तो लोग पंप चला के कुआं खाली कर देते हैं, तो कुआं कभी खाली होगा? वो इतना तेज चलाते हैं कि कुआं खाली हुआ, सामान निकाल लिए, फिर धीरे धीरे रिस के कुआं भर जाएगा, अगल बगल की मिट्टी से पानी जो है भर जाएगा कुआं। तो इसका अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें रिसन होती है और वो कितना तेज उसमें पंप लगाना पड़ेगा खाली करने के लिए खाई को, ये डिपेंड करता है कि वहां की मृदा की पारगम्यता कैसी है। भौम जल तल को नीचा करने के लिए, जल निकास नाली बनाने के लिए, कहीं पर अगर पानी खोदे और पानी आ गया तो बड़ी तेजी से पानी को खाली करना पड़ता है। तो हम कितना तेजी से खाली करते हैं, खाली हो जाएगा फिर भर जाएगा, क्यों? पारगम्यता के कारण। तो पारगम्यता अगर पता रहेगी तो हमें पता चल जाएगा कितना तेज खाली करें। पारगम्यता ज्यादा है तो तेज खाली करना पड़ेगा, स्लो है तो चलो यार खाली कर लो, अभी टाइम लगेगा रिसने में। सिंचाई के लिए बनी नहरों से रिस कर व्यर्थ हो जाने की पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, बांधों एवं तटबंधों में पाइपिंग और अपलिफ्ट को रोकने के लिए, निस्संदन कई बार परमेबिलिटी के कारण स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं। कोई बांध वगैरह बना है और उसके नीचे से हो के अगर पानी रिस गया, वहां की सॉइल पारगम्य हुई तो वो तोड़ देगा बांध को पूरा, पाइपिंग फेलियर हो जाएगा। संरचनाओं के निस्संदन की गति, रेट ऑफ सेटलमेंट ज्ञात करने के लिए, कोई सॉइल है उसमें पानी भरा है, यदि उस पर लोड लगेगा और पानी बड़ी तेजी से, पारगम्य सॉइल है, तेजी से बाहर आने लगा तो जल्दी ही सेटलमेंट तेज होगा, रेट ऑफ सेटलमेंट हाई होगी। यदि पानी धीरे धीरे स्क्वीज होगा तो रेट ऑफ सेटलमेंट स्लो होगी। तो दीज आर द रीजंस और नीड टू नो अबाउट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, मृदा के संघनन एवं संघनन में अंतर लिखिए। मृदा के संघनन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन में डिफरेंस। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मैंने कईयों बार करा दिया है इसको। कॉम्पैक्शन, सुनिए ध्यान से, कॉम्पैक्शन ये बोला है कि पेपर नंबर इसको देखें, मैं बोल दे रहा हूं, कुछ पॉइंट सुन लीजिए, बाकी आप देखे ही होंगे। कॉम्पैक्शन कृत्रिम प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें मशीनों की जरूरत पड़ती है, इसमें संरचना के भार या मृदा के भार के कारण होता है। यह तत्काल क्रिया है, तुरंत का काम है, कम समय लेता है या अधिक समय लेता है। ठीक है? यह इसको कह सकते हैं कि इसमें हवा बाहर निकलती है, इसमें मृदा में जल बाहर होता है और इसका रीएडजस्टमेंट होता है। यही 3-4 पॉइंट अगर बता दिए तो निकल गया। बात समझ आ गई ना? इतना ही 3-4 पॉइंट है ही है इसमें बताने के लिए, संघनन और संघनन में अंतर को। ठीक है? अब उसके बाद करते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है 1 डिग्री और 2 डिग्री, वो तो इसके 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रकार हुए, इनमें अंतर जो था वो यही था जो मैंने बोला। किन्हीं 2 भागों को उत्तर दीजिए। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य क्या है? मृदा का भार लगने के कारण कटना, मृदा का भार लगने के कारण तत्काल सेटलमेंट होना, उसका शियर फेल्योर कहलाता है।
इसे ज्ञात करने की विभिन्न विधियां, कई विधियां, 4 विधियां हैं, 3 ही आपके एग्जाम सिलेबस में है। पहला है डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट, डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट। फिर उसके बाद दूसरा है आपका वेन शियर टेस्ट, और तीसरा है आपका अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने की विधियां। तीसरा है डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट या अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट। ये 3 जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, एक बार नोट्स पलट जाइए, पीडीएफ वाली जो गई है उसको, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट है, वेन शियर टेस्ट है, डायरेक्ट कंप्रेशन, किसी एक विधि का हम लोग इसमें विभिन्न विधियों का उल्लेख करें, इसे ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें, मतलब सारी विधियों को बताना है। तो पूरा अगर एक बार 5 नंबर के क्वेश्चन में सामर्थ्य क्या है और सभी विधियों को बताने लगे, हो गया कहानी खत्म। तो यानी इनके बारे में हल्का हल्का बताना है, नाम तीनों लिखने हैं। पहले मैं देखूं इन्होंने क्या किया। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के प्रति अधिकतम प्रतिरोध, उसकी अपरूपण सामर्थ्य, अपरूपण के प्रति अधिकतम प्रतिरोध। जब कभी मृदा पर कोई भार या बल लगता है तो उसमें अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। कैसे, ये मैंने देखिए सॉइल पर जो शियर लगने की प्रक्रिया है ना, इस वीडियो को मैंने फ्री किया था। क्यों? क्योंकि बड़ा जरूरी था सॉइल पर शियर के कंसेप्ट को समझना। सॉइल पर लगता है कंप्रेशन, लेकिन आ जाता है उसके कारण शियर, इस कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया था और वो वीडियो फ्री भी थी। लेकिन चलिए आप ये जान लीजिएगा कि सॉइल पर भार लगने के कारण उसमें कर्तन बल आते हैं, जिसको प्रतिरोधित करने के लिए कर्तन बल नहीं आते हैं, लेकिन कर्तन प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको प्रतिरोधित करने के लिए सॉइल के अंदर जो शक्ति होती है वही उसकी कर्तन सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है ना, कर्तन सामर्थ्य कहलाती है। और यहां पर जान लीजिएगा, यदि बाहरी बल का मान बढ़ाते जाएं तो अपरूपण प्रतिबल का मान भी बढ़ता रहता है, और एक सीमा पर पहुंचने के बाद मृदा में अपरूपण विकृति यानी शियर स्ट्रेंथ, शियर डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इससे मृदा संगति भंग हो जाती है। मृदा का इस तरह से भंग होना किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे नींव का अधिक धंस जाना, धंसेगी लेकिन वो शियर के कारण धंसेगी। कैसे, मैंने बताया था हल्का। प्रतिरोधक दीवार का आगे की ओर खिसकना मृदा पर अपरूपण प्रतिबल आने पर, ये सब बताया। चलिए इसकी विभिन्न विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे इसमें से कुछ मिसिंग लग रहा है, एक आध पेज। चलिए रुकिए, यहां से कुछ पेज मिसिंग लग रहा है। यहाँ पे चौथे का अ वाले के बाद ये पेज मिसिंग है। किसी के पास अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा वो सब क्वेश्चन। ये शायद 20-21 का पेपर है, देख लिया जाएगा इसमें क्या क्या पूछा गया है। इतना ही देख लीजिए, फिर उसके बाद और भी मैं पेपर करा दूंगा, एक आध पेपर और करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो आया अभी अपरूपण सामर्थ्य की जो विभिन्न विधियां हैं, उसमें जो इसके विधियां हैं, तीनों के नाम मैंने लिखे हैं। आप कितना लिखेंगे मेरी बात समझिएगा। 3 विधियां हैं। पहली विधि मैंने लिखा है यहाँ पे, पहली विधि मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट। सब पूरा तो नहीं लिख लेंगे, डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट। दूसरा है आपका वेन शियर टेस्ट, और तीसरा है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है ना। ये विधियां हैं। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट में क्या है। डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट में मृदा को 2 बॉक्स से बने, यहां पे थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि विभिन्न विधियों का उल्लेख करना है। तो ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ये आपका फेल्योर प्लेन बनाइएगा। इस पर से शाफ्ट का मूवमेंट इधर की तरफ दिखाइएगा। यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दीजिएगा कि फेल्योर प्लेन है, फेल्योर प्लेन। यहां पर दिखाइएगा लंब प्रतिबल, यहाँ पे लंब प्रतिबल। चूंकि सॉइल इतना शॉर्ट में पढ़ाने लायक नहीं है, चूंकि हल्का सा जो पढ़ा होगा उसी को समझ में आ रहा होगा ये सब क्या होता है। इसमें होता क्या, ऊपर से बल लगाते हैं जिसको सिग्मा एन बोलते हैं, और जो इस पर से इसको सरकाते हैं, स्लाइडिंग कराते हैं, इसकी स्लाइड कर। और ये बॉक्स 2 हिस्सों में बटा रहता है। बॉक्स का ऊपरी हिस्सा ऐसा है, इसका निचला हिस्सा ऐसा है। ये स्लाइड कर सकता है, अगर इसको इधर मूव करा दिया जाए, लगा रहता है, स्लाइड कराने की व्यवस्था होती है, स्लाइड करा दिया जाए तो सिग्मा एन ऊपर से लगने वाला बल है। और स्लाइड कराते समय जब साइड से बल लगेगा उस बल को कहते हैं टाउ। तो टाउ शियर है क्योंकि वो स्लाइड करा रहा है। तो एक संबंध होता है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक है ना।
इक्वेशन से हम लोग अविलंब प्रतिबल और शियर, एक हम अविलंब सिग्मा एन बढ़ाएंगे और टाउ बढ़ाएंगे, तो इनकी मदद से हम लोग सी एंड फाई कैन बी कैलकुलेटेड बाई मोहर कुलाम्स इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन था? मोहर कुलाम का इक्वेशन था। यहां ये सिग्मा एन बार इफेक्टिव स्ट्रेस का काम करेगा, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट शियर। वेन शियर टेस्ट क्या था? इसमें एक वेन का प्रयोग किया जाता है, जो फलक वेन की होती है उसका प्रयोग किया जाता है वेन शियर टेस्ट में। इसको मृदा के अंदर रख करके धंसाते हैं और धंसा करके इस पर टॉर्क लगा के, चूंकि तीनों बताना है तो किसी एक को डिटेल में बताने के चक्कर में मत पड़िएगा, एक बताना हो तो ठीक भी है। इसको टॉर्क लगा करके घुमाते हैं, टॉर्क टी लगा करके इसको घुमाते हैं। तो जिस टॉर्क पर ये फेल होती है और इस वेन की जो ऊंचाई होती है वो h, इसका डायमीटर जो होता है यहां से यहां तक वो d, तो इनके बीच में एक संबंध होता है। फॉर्मूला एग्जैक्टली मुझे टाउ इज इक्वल टू जो होता है शियर स्ट्रेंथ, वो t इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, मुझे ठीक से याद नहीं है, और h/2 प्लस d/6 होता है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लगभग फॉर्मूला यही है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एक बार मिला लीजिएगा इस फॉर्मूले को। तो टाउ ये तो आपका शियर स्ट्रेंथ हो गया टाउ, और ये लगाया गया टॉर्क टी है। तो ये लगाया गया टॉर्क टी है, तो शियर स्ट्रेंथ टाउ बराबर टी बाई पाई डी स्क्वायर और h/2 प्लस d/6। इस फॉर्मूले से हम लोग शियर स्ट्रेंथ सवाल के निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट जो होता है उसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट में मृदा का एक नमूना लेते हैं जिस पर सीधा कंप्रेशन, इसका एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर बनाने के बाद इस पर सीधा कंप्रेशन फोर्स P लगाते हैं और शियर स्ट्रेंथ टाउ इज इक्वल टू होता है P/2। यानी जो शियर स्ट्रेंथ जो होती है इसमें, वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ बाई 2 होती है। ये कैसे बाई 2 होती है? कंप्रेशन स्ट्रेंथ बाई 2 होती है। कैसे होती है इसका जिक्र मैंने किया है मेन बैच में, लेकिन ये किताबों में भी यही बताया गया है, इतना ही बताया गया है कि यदि किसी मृदा का पिंड बना के उस पर सीधा भार लगाया जाए तो जिस बल पर वो टूटती है उस बल का आधा उसका शियर स्ट्रेंथ माना जाता है। ये क्यों ऐसा है, इस पर चर्चा मैंने मेन बैच में की है, तो कृपया अभी उसका, अच्छा वो किताबों में भी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आप इतना ही लिखेंगे। तो तीनों विधियों को बता दिया, एक डायरेक्ट शियर, एक अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट भी होता है जिसका जिक्र आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। अब बाकी क्वेश्चन दोस्त दिखा नहीं हमको लग रहा है यहाँ पे, ये फाउंडेशन का क्वेश्चन था जो छूटा है यहाँ पे ना, ये एक दो पेज मिसिंग है इसमें से, वो फाउंडेशन का क्वेश्चन था जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, 2 पेज इसमें से गायब है, 6 और 7। सुनिए अब ध्यान से यहाँ पे। तो ये फाउंडेशन का था, नींव के बारे में था, वेल फाउंडेशन के बारे में पूछा गया। जहां तक मुझे दिख रहा है कि कटिंग कोर रखकर उस पर चिनाई करके बीच में खुदाई करके मिट्टी निकालते जाते हैं, नींव के धंसने के साथ साथ भार बढ़ाते जाते हैं और चिनाई करते जाते हैं। इच्छित गहराई पर पहुंचने के बाद नींव में बालू अथवा कंक्रीट भरकर बंद कर दिया था। पुलों, बहुमंजिले भवनों आदि के लिए, सड़क के लिए इसका उपयोग होता है। चित्र में यह दिखाई गई, ये वेल फाउंडेशन के बारे में पूछा है। तो वेल फाउंडेशन क्या होती है? जो चक्का रख करके चारों तरफ भर करके बीच में डायग्राम भी बनाया गया है, वो याद रखिएगा। इस बार फाउंडेशन भी देख के जाइएगा, फाउंडेशन कम आता था, लेकिन एक क्वेश्चन है सीबीआर टेस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सीबीआर का मतलब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। ये हमेशा हाईवे में था, हाईवे इंजीनियरिंग में। यहां नहीं देना चाहिए था, ना तो आपके सिलेबस में है। आपको मैं एक चीज बता दूं अच्छे तरीके से इसके बारे में, सीबीआर टेस्ट क्या होता है। ये बियरिंग का रेशियो होता है। आपको मान लीजिए रोड का आपका कोई मटेरियल है, बेस मटेरियल है जिस पर रोड बनाई जानी है, आपने उसको ठीक से बना लिया, लेकिन मानक है कि नहीं? तो मानक मटेरियल अलग है। मानक मटेरियल में ना यदि आप एक पेनिट्रेशन कराएं, देखिए आप ध्यान से, यह परीक्षण महामार्ग और धावन पथ, क्या ये महामार्ग पढ़ रहे हैं आप? हाईवे पढ़ रहे हैं? नहीं,
अभिकल्पन के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह परीक्षण कैलिफोर्निया जगह है कि महामार्ग शाखा कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज संयुक्त राज्य अमेरिका 1929 में शुरू किया था। बाद में यूएस कॉर्प ऑफ इंजीनियर्स ने इसमें सुधार किए। इस परीक्षण में 50 mm व्यास के एक बेलनाकार प्लंजर होता है, 50 mm का प्लंजर को धंसाया जाता है 1.25 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से। 1 मिनट में 1.25 मिलीमीटर धंसाया जाएगा। किसमें? आपकी सॉइल में धंसाया जाएगा, जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसमें धंसाया जाएगा। देखें कितना बल लगा। तो पहले 1.25 mm धंसाएंगे, फिर दूसरा 2.5 mm धंसाएंगे, फिर इसी तरह धंसाते धंसाते अगर 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 मिलीमीटर यानी 20 मिनट तक ये धंसता रहेगा। आप एक चीज बताइएगा, जब उसमें धंसाएंगे तो देखेंगे कि आपने जब धंसाया तो धंसाते समय आपको कितने बल पर वो 2.5 सेंटीमीटर धंस गया, 25 मिलीमीटर धंस गया। तो जानते हैं, सॉरी mm में 2.5 mm और 20 मिनट नहीं 2 मिनट, 2.5 mm धंसाना है और 5 mm धंसाना है। इतना धंसाने के लिए आपका कितना बल लगा? सपोज आपका बल लगा 1000। कितना बल लगाया आपने? 1000। तो 1000 बल आपने लगाया तो सीबीआर क्या हुआ? आपकी सॉइल में धंसाने में 1000 का बल लगा। लेकिन अगर मानक में धंसाए होते ना 2.5 mm तो 1370 केजी का बल लगता। 1000 केजी आपके लिए लगा लेकिन 1370 केजी लगता। इसी तरीके से और धंसाते 5 mm तो आपका जो लगता 1000 से 1200 1300 लगाते तो नीचे जाता हो, लेकिन इनका 5 mm पे 2055 लगता। तो ये तो फिक्स चार्ट है। ये मानक पदार्थ में पेनेट्रेट करने पर यानी धंसाने पर इतने केजी पे धंसता है मानक में, आपका अलग पे धंसेगा। देखते हैं कि आप वाला ज्यादा पड़ रहा है कि इनका। तो आप वाले का 1000 और इनका 1370 से डिवाइड करके 100 से गुणा करेंगे तो सीबीआर वैल्यू आएगी। सीबीआर वैल्यू इज द सीबीआर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। आपकी बियरिंग 1000 है और मानक की बियरिंग 1370 है। आपकी बियरिंग कुछ और आया, इनका 2055 है। अलग अलग पेनेट्रेशन वैल्यू पे अलग अलग। तो 2 बार करते हैं, एक 2.5 मिलीमीटर पे, एक 5 मिलीमीटर पे, ऐसा करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे सीबीआर का मान क्रमशः दोनों 2.5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर धंसाव के लिए ज्ञात करते हैं। दोनों पे रेशियो, एक बार 2.5 मिलीमीटर में मानक और आपका, फिर 5 मिलीमीटर भी मानक और आपका। दोनों में से प्राप्त अधिक मान को ही अभिकल्पन में उपयोग लाते हैं। साधारणतः सीबीआर की 2 वैल्यू मिलेगी दोनों पर। साधारणतः 2.5 मिलीमीटर धंसाव के लिए ही मान अधिक आता है। यदि 5 मिलीमीटर के लिए सीबीआर का मान अधिक आए तो परीक्षण को फिर से करना चाहिए। यदि दोबारा भी 2.5-5 मिलीमीटर के लिए सीबीआर का मान अधिक आता है तो यही सीबीआर का मान होगा। ठीक है ना। यह परीक्षण स्थल पर, जगह पे ही, प्रयोगशाला, दोनों में भी किया जा सकता है। यह 12.73 सेंटीमीटर गहरे तथा 15 सेंटीमीटर के व्यास के बेलनाकार धातु के सांचे में किया जाता है। वैसे तो ये पूरा है, ये सब छोड़िए। यहाँ पर आपका डायग्राम बना है, सांचा नमूना है, ये परीक्षण का भार है। समझ गए होंगे कि सीबीआर बियरिंग का रेशियो है। बियरिंग मतलब जो बियरिंग कराए आप, धंसाए, उसका रेशियो है। तो 1-2 पेज मिसिंग है, उसी से मत परेशान होइएगा कि उसी में क्या क्वेश्चन होगा। तो आप अभी तक जितना पढ़े उसको तैयार रखिए। मैंने जो ध्यान रखाया है वो मुख्य बात यही है, बाद में पार्ट 2 रिवीजन का जरूर देख लीजिए और ये 2 पेपर कर लीजिए। एक पेपर और कोशिश करता हूं कराने की, तो और आपका क्लियरिटी आ जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।